वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह डॉक्टर सुन के सीज़न 3 के पार्ट 2 का एपिसोड 1 का रिव्यू। मतलब यहाँ पे सीज़न 3 का जो एंड हुआ था उसके बाद सीज़न 3 को दोबारा शुरू किया गया पार्ट 2 के साथ, जिसमें कॉन्सेप्ट और स्टोरी काफ़ी हद तक इन दोनों जगहों की एकदम सेम है। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी के शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो कहानी की शुरुआत होती है उस जगह जहाँ ये छूटा था, जिस समय तक इन्हें प्लेटिनम मिल चुका था और अब ये उसके इस्तेमाल से बना रहे नाइट्रिक एसिड, या यूं कहें कि रिवाइवल फ्लूइड। और जिस सबके साथ ठीक हो पाएंगी वो समस्याएं जो आज से 3700 साल पहले सामने आई थी, और आज इस समय में भी वो मदद करेगी साइंस किंगडम की लड़ाई पेट्रिफिकेशन किंगडम के अगेंस्ट में। और आज का एपिसोड है किंगडम ऑफ साइंस के काउंटर अटैक का। तो अभी इनके पास नाइट्रिक एसिड है तो उसके इस्तेमाल से लोग बना सकते हैं गन पाउडर और गन बना के उनसे लड़ सकते हैं। पर नहीं, अभी इस करंट सिचुएशन में संसाधन की कमी के कारण वैसा कर पाना काफ़ी हद तक मुश्किल है, जिसमें महीना भर लग सकता है और इनके पास इतना समय अभी है नहीं। तो बस इन्हें अपने साथी को दोबारा रिवाइव करना है पहले तो, जिसके लिए इन्हें चाहिए होगा गॉड टियर लेवल के क्राफ्टमैन कासे की, जिनके हेल्प से बहुत सारी चीज़ें दोबारा बना सकते हैं या वो हेल्प कर सकते हैं इनकी ड्रोन बनाने में। पर इससे पहले कि वो लोग उन्हें बचाने तक पहुंचते, उन सबके हिस्सों को समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो अब क्योंकि उनको पानी के अंदर फेंक दिया गया है तो उनकी बॉडी पानी के नीचे मिलना मुश्किल होगी, जिन्हें वहाव किसी और दिशा में ले जा सकती है। और इन सब वहाव के बारे में कोई और ही शख्स जानता है, जो है रियूशी, जिसको ये लोग देखते उठा के ले जा रहे हैं इसके फैंसी कपड़ों के चलते। जहाँ इसके फैंसी कपड़ों से वो लोग उम्मीद लगाते हैं कि ये होगा बॉस, जिसको ये लोग आगे चल के ले जाते हैं अपने हाइड आउट के पास, जिन्हें उम्मीद होती है कि इनके बीच कोई इंट्रूडर है जो इसका साथी हो सकता है। और अगर ये लोग नहीं है तो इन्हें तोड़ना पड़ेगा इसके अंगों को। जिसके बाद एक एक करके लड़कियां आती है और उसके शरीर को तोड़ना शुरू करती है, जिससे काफ़ी तक गुस्से में आ जाती है कोहाकू। जहाँ बाकी लोग उसको संभालते हैं क्योंकि अगर इसके हर एक अंग टूट भी जाए तब भी ये मरेगा नहीं, इसे दोबारा लोग रीबिल्ड कर सकते हैं। पर खैर तभी कुछ बातें करता है कोहाकू से सेंकू उसके ईयरपीस की मदद से, और उसको कुछ बताता है। अब खैर जहाँ अगली बारी होती है उस पुतले को तोड़ने की कोहाकू की, जो तेज़ी से बढ़ती है उसकी और उस पुतले को तोड़ देती है छोटे 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 टुकड़ों में, जिसकी शक्ति और फ्लेक्सिबिलिटी देखकर वहाँ मौजूद बाकी लोग भी घबरा चुके होते हैं। पर खैर जहाँ बाकी लोग उसके टुकड़ों को समेटते हुए सुन पाते हैं कोहाको और सेकू के प्लान को, जिसको रियूशु के पुतले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना था, पर इतने छोटे भी नहीं कि वो रेत बन जाए। जिसके बाद सेकू के चूहे वहाँ आते हैं और उनके थ्रू थोड़े थोड़े करके बॉडी पार्ट रियूशी के उन तक पहुँचाए जाते हैं। जहाँ सेकू का ये आइडिया गैन को काफ़ी हद तक पागलपन भरा लगा, तो रियूशी के सारे अंग जोड़कर और उसके लिए कपड़े बनाकर सेंको डालता है उसके ऊपर रिवाइवल फ्लूइड, जिसके साथ उसके शरीर के हर एक अंग दोबारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये एक चमत्कार सा दिखता हुआ सा लगता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी दोबारा हील हो जाती है। तो वैसे रिवाइव होने पर शरीर पे कुछ क्रैक्स दिखते थे, पर ऐसा तब होता था जब वो लोग 3500 या 3700 साल के बाद रिवाइव होते थे। पर ये रिवाइवल कुछ घंटे या दिनों के बाद वाला ही है, जिसकी वजह से कोई भी क्रैक रियोशी के शरीर पे नहीं दिखते इस बार। तो खैर जो दोबारा रिवाइव होकर काफ़ी तक खुश होता है दूसरी बार ही सबसे पहले रिवाइव होने वाले शख्स के तौर पर। और वैसे वो तारीफ भी करता है सुइका की, जो कि आखिरी सर्वाइवर बना था उस शिप के अंदर, और उसके बावजूद उसने काफ़ी तक यूज़फुल होकर दिखाया। और वैसे वो समझ जाता है यहाँ काफ़ी तक कि आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, जो उनके पेट्रिफिकेशन बीम को पकड़ने वाले हैं। और ये लोग एक एरियल अटैक की तैयारी कर रहे हैं, जो शायद किसी पतंग से करने वाले जैसा इसका मानना हो रहा होता है। पर तभी इस बीच सामने आती है ड्रोन वाली बात, जिससे इसके भी तोते उड़ जाते हैं। तो खैर आगे जो चीज़ इन्हें चाहिए वो है इनका एक माहिर क्राफ्टमैन, जिसके लिए लोग पहुंचते हैं कोस्ट के पास, पर जहाँ सिक्योरिटी इनके जहाज़ पर काफ़ी तगड़ी होती है, जो काफ़ी तक इंडिकेट कर रही है कि इनको शक है कि इनके बीच में कोई इंट्रूडर है। पर खैर जिस सब के बावजूद ये इस जगह दिन के समय क्या कर रहे हैं, ये रात को भी तो यहाँ आ सकते हैं। पर जिसके पीछे रीज़न है कि दिन के समय समुद्र के अंदर ज़्यादा साफ दिखाई देता है। तो जहाँ आगे रियूशी सोयूज को लेकर अंदर एक गोता मारता है, पर ज़्यादा गहराई तक वो नहीं जा पाते क्योंकि उनकी सांसें फूलने लगती है। जिसको देख सेंको सोचता है एक और आइडिया, जो है एक ऐसा इक्विपमेंट बनाना जो इनके स्कूबा डाइविंग के लिए हेल्पफुल हो, और वो है ऑक्सीजन टैंक, जिसको बनाने के लिए उन्हें डिसेंबल करनी पड़ती है अपने लैब कार्ड, जिसके एग्जॉस्ट पाइप के साथ कुछ और हिस्से जोड़कर वो उसको सील कर देते हैं। तो क्या इससे बना टैंक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल पाएगा? तो उसका जवाब है हाँ, जिसको उसने पहले भी ट्राई किया है, और ये 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल सकता है, जिसे उसने ट्राई किया था जब वो रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था अपने समय में। जो सिलेंडर दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो है एक हिंट की इन्हें चाहिए जल्दी से जल्दी क्राफ्टमैन कैसे की। तो अब अगला पड़ाव होगा उनको एक पंप बनाना पड़ेगा, जिसके लिए दोबारा वो डिसमेंटल करना शुरू करता है अपने लैब कार को। और शायद कैसे कि जब रिवाइव होंगे तो रोएंगे इस कार की असलियत देखकर, पर कहीं ना कहीं दोबारा रिबिल्ड करने के लिए वो उत्तेजित होंगे इन सब चीज़ों को और नई नई चीज़ों को भी। तो अब आगे इन्हें कुछ हवा भरनी है सिलेंडर के अंदर इस तरह के पंप के साथ,
जो वैसे काफ़ी आसान लग रहा होता है। जहाँ ज्ञान को लगाता है इसमें काफ़ी मेहनत लग सकती है, पर ये सिर्फ शुरुआत है। जहाँ ये शुरुआती तौर पे 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही है, और फिर प्रेशर बढ़ता 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर, जिस वजह से इस पंप को पंप करने की लेंथ भी बढ़ा दी जाती है। और फिर उसके बाद आता है 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें काफ़ी दम निकल जाता है इन लोगों का। जहाँ सुइका को बोला जाता है उस पंप पे पानी गिरने के लिए, बनना वो ब्लास्ट हो सकता है गर्मी की वजह से। और इस प्रोसेस को होने में शायद इन्हें अभी भी 5 और घंटे लग सकते हैं। और लगभग 10 घंटों बाद इस पंप को ब्लास्ट करते हुए ये तैयार कर लेते हैं 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके इस्तेमाल से डाइव करना शुरू करते हैं पानी के अंदर। तो वैसे पंप इन्होंने जो 10 घंटे तक पंप किया है, कितने समय की कैपेसिटी देंगे इन लोगों को? तो शायद सिर्फ 10 मिनट तक की। और अब इनका पंप भी ब्लास्ट हो चुका है, जिसका मतलब ये इनका पहला और आखिरी ऑक्सीजन टैंक होने वाला है, जिसके साथ इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जहाँ पानी के अंदर अपने शिप के नीचे ढूंढ रहे होते हैं लोगों की बॉडी को, पत्थर बनी बॉडी को, जहाँ सोइस को याद होता है कि उन लोगों ने उसको वहाँ ऊंचाई से फेंका था, जिसका मतलब वो लोग बहकर इस तरफ गए होंगे। जहाँ रियुशु काफी तक इम्प्रेस होता है सोयूज की मेमोरी को लेकर। खैर, जहाँ पे हम जानते हैं कि सोयूज को अपने बचपन की बातें भी याद है, पर एक नाविक के तौर पर भी कंफर्म करता है उसकी प्रिडिक्शन को रियुशी भी। और बढ़ते वो लोग उस तरफ जहाँ देखते हैं गहराई में अंधेरे के पास सभी लोग पाए जाते हैं, जिसकी कंफर्मेशन देने के लिए वो लोग 3 जेलीफिश पानी से सरफेस पर फेंकते हैं। जहाँ इन तीनों का अलग अलग मतलब था। मतलब अगर एक जेलीफिश फेंकी गई तो कुछ लोग उन्होंने ढूंढ लिए हैं, अगर 2 जेलीफिश फेंकी गई तो कासेकी भी मिल गया है, 3 जेलीफिश फेंकी गई तो उन्होंने सबको ढूंढ लिया है। तो अभी सबको बचा सकते हैं, पर पहले इनकी प्रायोरिटी होगी क्राफ्टमैन को रिवाइव करना, ताकि सबको बचाने का जुगाड़ ये लोग कर सकें। पर वो क्राफ्टमैन रेत के बीच में फंसा होता है, जिसको खींच के बाहर निकाल पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और उस समय तक इनके पास सिर्फ 4 मिनट तक की ऑक्सीजन बची होती है। तो इसका मतलब ये समझ चुके होते हैं कि वो अकेले उसको बाहर नहीं निकाल सकते, इन्हें कोई और भी चाहिए होगा, जिसको लेकर कुछ संदेश भेजता है वहाँ से रियुशी सेको की ओर। जो संदेश रास्ते खींच खींच के वो भेजता है, जिसको लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर एक शब्द उन्हें समझ आता है, जो होता है जेड। पर इनके पास ज़्यादा समय नहीं है और ये नहीं समझ पाता कि क्या वो कहना चाहता है। पर जहाँ ज्ञान दिमाग लगाता है और इस क्रिटिकल सिचुएशन को यूज़ करते हुए जैड से मिलता जुलता जापानीज शब्द को देखता है, जो काफ़ी तक रिजेंबल करता है रिवाइवल फ्लूइड को। और वो उस रस्सी के साथ रिवाइवल फ्लूइड को उनकी तरफ फेंकते हैं, जिसके बाद वो रिवाइवल फ्लूइड लेकर बढ़ता है ताइजू की ओर, ताकि उसको रिवाइव करने के बाद इन्हें एक बंदा और मिल जाए। पर अगर ये रिवाइवल फ्लूइड पानी में फेंकेगा तो सारा रिवाइवल फ्लूइड पानी के साथ ऊपर बह जाएगा, ताइजू के ऊपर कुछ भी नहीं करेगा। पर जिसको भाप चुका होता है पहले रियुशी, और अपने ऑक्सीजन मास्क को निकाल कर वहाँ पे वो हवा का प्रेशर बनाता है नीचे से ऊपर की तरफ, और उसके बीच में रिवाइवल फ्लूइड का इस्तेमाल करके रिवाइव करने की कोशिश करता है ताइजू को। पर जिस दौरान वो देखता है ताइजू का एक हाथ टूटा होता है। जहाँ इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से भाप कर सोयूज उसका टूटा हुआ हाथ उन तक ले आता है। तो अगेन सोयूज की मेमोराइजिंग पावर काफ़ी कमाल की है, जो हाथ लगा देता है ताइजू का पूरा, और उसके साथ ताइजू को वो हवा के प्रेशर के अंदर रिवाइवल फ्लूइड के साथ दोबारा नॉर्मल कर देता है, जो दोबारा रिवाइव होने पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिससे उसका दम घुटना शुरू हो जाता है पानी के अंदर। जिसको हवा देते हुए यहाँ पर कहता है रियुशी की उन्हें बचाना है कासेकी को। जहाँ ताइजू उसके इक्विपमेंट से निकलते हुए ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करके इक्विपमेंट दोबारा पहनाता है रियुशी को, और वो समझ जाता है कि क्या करना उन लोगों को। और अपने एक सिंगल सांस के साथ अपने आप को कंट्रोल करते हुए, अपनी पावर को दिखाते हुए यहाँ पर ताइजू उनके साथ मिलकर उन्हें निकाल लेता है। और साथ ही आते हैं उनके बचे हुए कुछ पार्ट जो टूट गए थे। तो इन्हें मिल चुका है इनका क्राफ्टमैन, जिसके साथ जल्दी नई नई चीज़ें बनाकर बाकी लोगों को बचाने का जुगाड़ भी कर सकते हैं। जहाँ इन्हें चाहिए होंगे बहुत सारे और ऑक्सीजन सिलेंडर, और शायद क्रोम की भी। पर जहाँ ये एपिसोड एंड होता है और हमारे लिए छोड़ जाता है कई सारी क्यूरियोसिटी भरी बातें कि क्या होगा आगे, कौन अगला रिवाइव होगा और किसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पहले। मेरी रिकमेंडेशन शायद क्रोम होने वाला है। पर खैर, अब आप क्या सोचते हैं क्या होगा आगे डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 2 में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।